हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग सेल और सेल साइकिल से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिपिड का बाइलेयर होता है। ठीक है, वो क्या होता है? लिपिड का बाइलेयर होता है। उसमें जो लिपिड होता है वो लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड जो होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ये है हेड और ये उसका क्या है? टेल। तो जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, इसी का लेयर बनता है, इस तरीके से लेयर बनता है ना। तो इसमें फ्लूइडिटी होती है। तो इसमें जो फ्लूइडिटी होती है उसको बताया था या उसको बताया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा। तो वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो कौन दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ। मिडिल लेमिला जो होता है वो मिडिल लेमिला जो होता है वो सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल का बना होता है, दो सेल्स को जोड़ने का काम ये करता है। तो ये किसका बना होता है मिडिल लेमिला? तो कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, ये किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का। बाकी सेलुलोज आप जानती हो, सेल वॉल, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो मिडिल लेमिला जो होता है वो सीमेंटिंग मटेरियल से बना होता है। ये सीमेंट का काम करता है, दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है, यानी दो सेल्स के बीच में जो लेयर होती है उसको हम लोग मिडिल लेमिला बोलते हैं, जो किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। वैक्यूल जो होता है, सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसके अंदर उसका जो मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3, मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, यानी वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं। इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ये क्या दिया हुआ है? तो जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट किचन होता है, यहाँ पे कि फूड का फॉर्मेशन होता है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, पता ही आपको। क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पे पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, जो कलर होता है वो इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, पेटल्स के जो कलर होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है और ये स्टोरेज का काम करता है। ये फूड मटेरियल के को स्टोर करने का काम करता है। अब ये भी अलग अलग टाइप का है, इलायोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट है। तो लिपिड का अगर स्टोरेज कर रहा है तो इलायोप्लास्ट हो जाएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है तो अमाइलोप्लास्ट हो जाएगा, और प्रोटीन का कर रहा है तो प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट में एलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ये एक तरीके के प्लास्टिड्स ही हैं। एमाइलोप्लास्ट है जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है, प्रोटीन प्रोटीन का करेगा, और एलायोप्लास्ट लिपिड का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following cell organelles is responsible for transporting, modifying and packaging protein and lipid? तो इसमें इन्वॉल्व कौन होता है? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्रोटीन की पैकेजिंग है या लिपिड की पैकेजिंग है या उसका ट्रांसपोर्टेशन है, मॉडिफिकेशन है, तो वो कहाँ पे होता है? तो वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, अदर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्रेब साइकिल और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्रेब साइकिल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उस पे ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और पावर एटीपी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एटीपी को क्या बोला जाता है? एटीपी को बोलते हैं करेंसी। ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सिक्का उसको बोलते हैं। तो पावर का जनरेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दो चीज याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटो का मैट्रिक्स जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्रेब साइकिल होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पता ही है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसी जो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं जहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, बाकी डीएनए के बारे में डबल हेलिक्स होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एक और काम होता है, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। जब सेल साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है तो उस समय जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें से कौन सा है जो कि जिसमें कि जिसके सराउंडिंग में या जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है डी, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसके सराउंडिंग में या इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। लाइसोसोम के सराउंडिंग में या लाइसोसोम जो होता है वो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, इसके दोनों मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल। लाइसोसोम में यूनिट मेम्ब्रेन, और राइबोसोम जो होता है यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राइबोसोम। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इन अ यूकैरियोटिक सेल साइकिल न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स इन। ठीक है, जो सेल साइकिल होती है ना, जो सेल साइकिल होता है, तो सेल साइकिल में 4 स्टेज होते हैं, G1 S G2 जो फेज होते हैं, G2 और M फेज होता है, फिर उसके बाद वापस आ जाता है G1। ठीक है, तो G1 S G2 M ये सीक्वेंस होता है। तो बताना है कि इसमें से जो डीएनए का सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियर डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, इसमें से किस फेज में होता है, तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बी, यस फेज। सिंथेटिक फेज जो होता है, सिंथेटिक फेज जो होता है इसी में डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डुप्लीकेशन होता है। जीवन फेज में बाकी प्रोटीन्स जो होते हैं उनका सिंथेसिस और डुप्लीकेशन या कह सकते हैं या सिंथेसिस वो जीवन फेज में होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर माइटोटिक फेज, एम जो होता है वो माइटोटिक फेज है, G1 सिंथेटिक फेज, G2 गैप 2 फेज, उसके बाद माइटोटिक फेज। मेन जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक फेज में होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो माइटोटिक फेज के बाद G1 फेज में ना जाकर के G0 फेज में चले जाते हैं, जिसको क्रीसेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो G0 जो फेज होता है इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं, इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो सेल होता है वो रेस्ट में चला जाता है, यानी डिवाइड भी नहीं करेगा और डिवीजन के लिए प्रिपेयर भी नहीं होता है, वो ऐसे ही आपका रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ठीक है, यानी कि एम फेज के बाद अगर सेल तुरंत G0 फेज में चला गया तो फिर वहां पे डिवीजन अब आगे नहीं होगा, और जब वो G0 फेज से बाहर निकलेगा तब उसके बाद में डिवीजन फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो G0 फेज को क्या बोल देते हैं, क्रीसेंट स्टेज बोलते हैं, या इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। ठीक, और इस फेज में आने के बाद सेल जो होता है, G0 फेज में आने के बाद सेल डिवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका जो राइट आंसर होगा, न्यूक्लियर डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होता है, तो यस फेज में होता है। प्रोटीन्स वगैरह का सिंथेसिस कहाँ पे होगा, तो G1 फेज में होगा। एक्चुअल में जो डिवीजन होता है वो किस फेज में होता है, तो माइटोटिक फेज में होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ। क्रोमोसोम डबलिंग, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम क्या होगा, डबल हो जाएगा, तो वो किसके यूज से हम लोग कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर होगा कॉल्किसिन। ठीक है, कॉल्किसिन से हम लोग क्रोमोसोम की डबलिंग कर सकते हैं, बोलते हैं पॉलीप्लोइडी या प्लोइडी। ठीक है, पॉलीप्लोइडी हम लोग इंड्यूस करना है, पॉलीप्लोइडी अगर इंड्यूस करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉल्किसिन। कॉल्किसिन जो होता है यह एक केमिकल है जिसको हम लोग किससे निकालते हैं, प्लांट है कॉल्चिकम ऑटमनेल, कॉल्चिकम ऑटमनेल, इस प्लांट से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये फैमिली किस फैमिली का है, तो लिलिएसी, कॉल्चिकम ऑटमनेल जो है वो लिलिएसी फैमिली का है। और ये करता क्या है, ये करता है स्पिंडल फाइबर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको क्या करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, स्पिंडल फाइबर के ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, जिससे कि मेटाफेज स्टेज या एनाफेज स्टेज में जो होता है जो सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का वो नहीं हो पाता है और प्लोइडी इंड्यूस हो जाती है। तो पॉलीप्लोइडी या प्लोइडी इंड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, या क्रोमोसोम डबलिंग के लिए क्या यूज करते हैं, तो कॉल्किसिन यूज करते हैं। ठीक है, ये लिलिएसी फैमिली से निकालते हैं, लिलिएसी फैमिली के प्लांट कॉल्चिकम ऑटमनेल से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पैरोक्सिसोम आर एसोसिएटेड विथ। तो पैरोक्सिसोम जो होता है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है फोटो रेस्पिरेशन से। ठीक है, पैरोक्सिसोम जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो फोटो रेस्पिरेशन से। ठीक है,
और अदर ऑप्शन में है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस, एरियल पार्ट, प्लांट के एरियल पार्ट से जो वाटर लॉस होता है उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। वर्नलाइजेशन होता है, ये होता है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है। वर्नलाइजेशन क्या होता है, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय ट्रीटिंग लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है जिससे कि किसी प्लांट में समय से पहले हम लोग फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं वर्नलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पेरोक्सिसोम के लिए पूछा हुआ है, तो ये क्या है आपका फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिच इन कैटाबोलिक एंजाइम। कैटाबोलिक एंजाइम क्या होते हैं, मतलब ऐसे एंजाइम जो कि डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं या जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, या किसी चीज को ब्रेक करने का काम करते हैं, है ना। तो ये इसका इसमें इस ऑप्शन में आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कैटाबोलिक जो एंजाइम है वो कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो वर्ड या दो चीजों से मिलकर बन जाता है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होंगी, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म जो होता है वो बनने वाली प्रक्रियाएं होती है और कैटाबोलिज्म जो होता है वो बिगड़ने वाली प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन होता है, उसमें डिस्ट्रक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबोलिज्म एनाबोलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबोलिक प्रोसेस है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो मेन स्टेप होते हैं क्रेब साइकिल और ईटीएस, वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए जो एंजाइम्स होंगे वो कैटाबोलिक एंजाइम्स होंगे और वो कहाँ पे मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द कोड लिस्टेड बिलो डिपिक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेज। तो देखिए, तो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसमें माइटोसिस दो बार होता है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकेंड, ठीक है। अब इसमें भी 4 फेज होता है, दोनों में 4 4 होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ऐसा ही जो सेकेंड वाला होगा उसमें भी वही होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। तो जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट जो होता है उसमें फिर फर्दर 5 स्टेज होते हैं, ठीक है। 5 स्टेज कौन कौन से होते हैं, तो होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, फिर डिप्लोटीन, उसके बाद डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये 5 होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है। अब इसमें यही पूछा हुआ है कि ये 4 दिया हुआ है, इन चारों में को सीक्वेंस में हम लोग को क्या करना है, अरेंज कर देना है, ठीक। तो सबसे पहले लेप्टोटीन, तो इसमें दूसरा वाला हो जाएगा, पहले 2, फिर उसके बाद में क्या होगा, पहले 2 हो जाएगा, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन है ही नहीं, तो फिर उसके बाद पैकेटीन हो जाएगा, पैकेटीन है चौथा, तो 2 4, उसके बाद में है डिप्लोटीन पहला, फिर उसके बाद डाइकाइनेसिस 4, तो इसका सॉरी डाइकाइनेसिस थर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, ठीक है। तो कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 4 1 3, ये है सीक्वेंस, ठीक है। जब हमको याद रहेगा तो उसे हम लोग तुरंत कर लेंगे। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 11, सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लास्ट। बाकी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट ये हम लोग देख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कियास्मेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, ठीक है। कियास्मेटा कब दिखाई देता है, तो कियास्मेटा सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, डिप्लोटीन में। कियास्मेटा कब दिखाई देगा, डिप्लोटीन स्टेज में। पैकेटीन स्टेज जो होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद में कियास्मेटा दिखाई देते हैं। तो किस फेज में होगा, पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन आता है तो डिप्लोटीन होगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन, आरआरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आरआरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ए, आरआरएनए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। बाकी न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोसोम डीएनए प्लस हिस्टोन, ठीक है। ये जब फाइलिंग होती है डीएनए की
तो उस समय न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, उसमें डीएनए और हिस्टोन होते हैं। ठीक, बाकी आरआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है, एमआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस में, और टीआरएनए की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। तो टीआरएनए साइटोप्लाज्म में हो गया, आरआरएनए न्यूक्लियोलस में, और एमआरएनए हो गया न्यूक्लियस में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर कॉल्ड। तो एस ये कौन सा है? तो लाइसोसोम। ठीक है, इसमें कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, मतलब डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वो किस में होता है? तो लाइसोसोम में। इसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग। ठीक है, अगर ये सेल में गलती से फट गया तो फिर ये पूरा का पूरा सेल का लाइसिस कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग। और इसमें सभी डाइजेस्टिंग या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, बाकी मीसोसोम्स क्या होते हैं? तो ये प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन जो होता है, प्रोकैरियोट्स में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसी का एक्सटेंशन होता है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मीसोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में दिखते हैं, जनरली आपको बैक्टीरिया में दिख जाएगा, प्रोकैरियोट्स में दिखते हैं, और ये डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और अदर सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं मीसोसोम्स। ठीक, हमारा जो क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो इसका राइट आंसर है ए, लाइसोसोम। ठीक है, मीसोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। अगला है 15, क्वेश्चन नंबर 15। विच सेल ऑर्गेनेल रिमूव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करने का काम होता है पेरोक्सीसोम का। फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो उसी प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड या जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, पेरोक्साइड्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं प्लांट सेल से। ठीक है, बाकी इसमें स्फेरोसोम्स हैं, तो स्फेरोसोम जो होते हैं वो लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। स्फेरोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो कि लिपिड के ही स्टोरेज और सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टोरेज और लिपिड में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टोरेज और सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और एक्चुअल में है क्या? तो लिपिड ड्रॉपलेट्स ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, पेरोक्सीसोम। अगला है लैम्प्रूस क्रोमोसोम। 16 है, 16। लैम्प्रूस क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग, कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट, मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, लैम्प्रूस क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं? तो मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में दिखाई पड़ते हैं लैम्प्रूस क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। अभी हम लोग देख लिए हैं, तो हिस्टोन किस में होता है? तो न्यूक्लियोसोम में होता है। न्यूक्लियोसोम जो होता है इसमें डीएनए प्लस हिस्टोन होता है ना। तो हिस्टोन कहाँ पे हो गया? हिस्टोन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। स्टार्क्ड पार्टिकल अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जो इस तरीके का होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, और उसको हम लोग ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल, या इसको हम लोग ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। ये जो होते हैं इनमें एटीपीएज एक्टिविटी होता है ना, एटीपीएज एक्टिविटी होता है, जो एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ईटीएस जब चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब चलता है इनर मेम्ब्रेन पे, तो एटीपी का फॉर्मेशन इन्हीं के पास होता है, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल के पास ही होता है। ठीक है, तो ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्या नाम है इनका? तो ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स। देखिए, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें 70s सेडिमेंटेशन कांस्टेंट क्या होगा? राइबोसोम का 70s होगा। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो 70s टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट में 70s टाइप के होते हैं, और यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें दोनों तरीके के होते हैं, 80s भी होता है और 70s भी होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में 70s होता है, और यूकैरियोट्स में 80s और 70s दोनों होता है। 70s जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होता है वो 70s टाइप का होता है, बाकी जो साइटोप्लाज्म में होता है वो 80s टाइप का होता है। और ये जो 70s और ये 80s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं वो भी फर्दर सब यूनिट से बने होते हैं, और वो सब यूनिट कौन से होते हैं? तो 80s का जो होता है 80s राइबोसोम, उसके सब यूनिट होते हैं 60s और 40s,
और 70s का जो राइबोसोम होता है उसका सब यूनिट होता है 50s और 30s, यानी 50s और 30s मिलके 70s बनाता है और 60s और 40s मिलकर के 80s बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा है किसका, प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में 70s होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कब बनता है, तो जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है। ये यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिड्स जो होते हैं होमोलॉगस क्रोमेटिड्स, वो एक दूसरे से प्रोटीन के हेल्प से क्या होते हैं, जुड़ने लगते हैं, और जब जुड़ते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसे सपोज करिए ये है क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होती है, प्रोटीन से ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगते हैं, है ना, ठीक है। तो ये जो पूरा बनता है, कांटेक्ट में आते हैं जब ये, तो इनके बीच में तो ये जो भी बनता है स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है ये कब बनना शुरू हो जाता है, तो जाइगोटीन में बनने लगता है, ठीक है। तो ये रहा सेल और सेल साइकिल से रिलेटेड 20 क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। धन्यवाद।